सूचना है 22 को नैपुण्य वर्ग रहेगा। जिनके नाम दिए गए हैं वो वहाँ पर अपेक्षित रहेंगे। 22 और 23 को ये अपना नैपुण्य वर्ग रहेगा, भाग नैपुण्य वर्ग। इसी के साथ में मैदान उपलब्ध करा के देने के लिए नोएडा का बहुत बहुत आभार। अपने एमएचबी पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत आभार। अपने मुख्य अतिथि का बहुत बहुत आभार। अपने वक्ता जी का बहुत आभार और डेकोरेटर जी का आभार। एक व्यक्ति है, दोहराना नहीं होगी। मैं जग में संग बसाऊं, मैं जीवन को बिसराऊं, मैं जग में संग बसाऊं, त्याग तपस्या की ज्वाला से अंतर दीप जलाऊं, हृदयंत्री के तार तार से स्नेह सुधा बरसाऊं, मैं जीवन ज्योत जलाऊं, मैं जग में संग बसाऊं, सूख रही जग की फुलवारी स्नेह नीर बरसाऊं, जन्मभूमि में चिर गौरव की लतिका को सरसाऊं, मैं केसरिया फहराऊं, मैं जग में संग बसाऊं, जीवन का यह पंथ निराला पल पल रुकता जाऊं, चलने में मिलने की आशा पग पग बढ़ता जाऊं, मैं वैभव को अपनाऊं, मैं जग में संग बसाऊं, बूंद बनूं फिर निर्झरनी के गायन में मिल जाऊं, राष्ट्र प्रेम के महाउदधि में सर्वस को मिल जाऊं, मैं लहरों में लहराऊं, मैं जग में संग बसाऊं, मैं जीवन को बिसराऊं, मैं जग में संग बसाऊं। छत्रपती शिवाजी महाराज आदरणीय श्री रामकृष्ण हेगडेवार सर, गोळवलकर गुरुजी सर यांच्या प्रेरणेने RSS चे हे कार्य 2022 साली एमएचबी पोलीस स्टेशन येथे आलो आहे. त्याच्या अगोदर उस्मानाबाद, बीड या ठिकाणी मी PSI म्हणून नोकरी केलेली आहे. हे पोलीस अधिकारी MHB कॉलनीचे ठिकाणी आम्ही आपलं मनोगत व्यक्त करतात. नोकरी करत असताना प्रखरतेने एक गोष्ट जाणवली, जिल्ह्यामध्ये जी मानसिकता आहे, गुन्हेगारी मानसिकता किंवा सामाजिक मानसिकता जी आहे ती वेगळी आहे आणि मुंबईमध्ये वेगळी आहे. मुंबईमध्ये होतं आहे काय की अजूनही खेड्यापाड्यात किंवा जिल्ह्यामध्ये धार्मिकतेला जास्त महत्त्व आहे किंवा धार्मिकता पाळतात आणि त्या मानाने मुंबईमध्ये जर विचार केला तर आधुनिकतेच्या नावाखाली ही धार्मिकता मागे पडत चालली आहे. दुसरं धार्मिक नाही, संस्कार नाही, त्यामुळे गुन्हेगारी वाढत आहे. गुन्हेगार वाढत आहे. त्याची मानसिकता कशी होते की काय होत नाही. आपण काही स्वैराचार केला, काही कसं वागलो, कुठेही व्यसन केले, रस्त्यावर फिरलो, रॅश ड्रायव्हिंग केली, म्हणजे काही होत नाही. जर पोलिसांनी पाहिलं तरच त्याच्यावर गुन्हा होतो, नाही तर काही होत नाही. ही मानसिकता मुंबईची आहे.
तर मी इथं आल्यानंतर जो संघाचा हा थोडक्यात कार्यक्रम बघितला, तुमची शिस्त आणि जे आज्ञा आहेत त्या पाळण्याच्या ज्या सवयी यांना लावताय तुम्ही, यातून नक्कीच आपल्या समाजासाठी एक चांगले नेतृत्व तयार होत आहे असं दिसतं. जेणेकरून ह्या ज्या वाईट सवयी आहेत किंवा वाईट प्रवृत्ती आहेत त्या कमी व्हायला नक्कीच मदत होईल. मी इथं आल्यानंतर अँटी टेररिस्ट सेल या ठिकाणी म्हणजे या पदावर नोकरी केली. यामध्ये आमचं महत्त्वाचं काम असं आहे की मुलं जी आहेत व्यसनाधीन होतात. ड्रग्ज आहे, गांजा आहे, चरस आहे, हशीश आहे वगैरे. तर या विकणाऱ्यावर कारवाई करणे आणि जे असं विकतात, जे व्यसन करतात त्यांच्यावर पण कारवाई केली. जवळपास मी 2 वर्षामध्ये 150 पिणाऱ्यावर कारवाई केली आणि 17-18 जो विकतात त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. ते सध्या जेलमध्ये आहे. दुसरं, आपल्या भारतामध्ये जे परकीय नागरिक आहेत, उदाहरणार्थ बांगलादेशी असतील, म्यानमारचे असतील, नेपाळ, भूतान, चीन, पाकिस्तानी, तर या अवैधरित्या राहणारे लोक जे आहेत ते भारताचे नक्कीच नाहीत. दुसरं, त्यांना भारताबद्दल अजिबात प्रेम माया वगैरे काही नाही. त्यांना फक्त भारतामध्ये येऊन इथं जगून इथल्या भारताची हे करायचं आहे, शत्रुत्व किंवा काहीतरी त्यांना जे शत्रुराष्ट्र आहेत त्यांना माहिती पुरवण्यासाठी इथे येत असतात. त्या अनुषंगानं मी 2 वर्षामध्ये आपल्या हद्दीमध्ये 5 बांगलादेशी नागरिकांना पकडलं होतं. त्यांना मी त्यांच्या बांगलादेशमध्ये बॉर्डरला नेऊन सोडून आलं. तर त्यांना ओळखणं म्हणजे एकदम सोपं आहे. त्यांना आपल्या राष्ट्रगीत येत नाही. राष्ट्रगीत येत नाही पहिल्यांदा. गुड. म्हणजे इतकी ही अवस्था आहे. आपला देश हा अतिथी भव या याच्यावर चाललेला असल्यामुळं आपण एवढ्या प्रखरतेने पावलं उचलत नाही. परंतु या 2-3 वर्षामध्ये यामध्ये पण बदल झाला आहे. पोलीस डिपार्टमेंट पण त्याच्यामध्ये एकदम कडक पावलं उचलत आहे. सध्या शोधून त्यांना डिपोर्ट करायचं काम चालू आहे. दुसरं, हे जे लहान मुलं आहेत यांना माझं एवढंच म्हणणं आहे की आपले आईवडील, आपलं कुटुंब, आपली जी वॉर्ड आहे, त्यानंतर नगर आहे, महाराष्ट्र आहे आणि देश आहे, की आपला आहे, माझा आहे असं म्हणून आपण जबाबदारीने वागायला शिकायला पाहिजे. आणि जबाबदारी जर प्रत्येकाने घेतली तरच आपला देश पुढे जाणार आहे. शिवाजीचा जन्म दुसऱ्याच्या घरात हो जर असं म्हणलं तर शिवाजी आपल्या भारतामध्ये होणार नाही. म्हणून स्वतः जबाबदारी स्वीकारून आपण जर प्रत्येकाने ठरवलं की मी माझ्या स्वतःचा विकास करणार आहे तर भारताचा विकास व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण भारतातले 45 कोटी लोक आहेत. प्रत्येकाने तेच ठरवायचं आहे की माझा विकास झाला पाहिजे. म्हणजेच अर्थाने भारताचा विकास होणार आहे. तर तुमचा हा जो कार्यक्रम आहे, हा शिस्तबद्ध कार्यक्रम खरंच वाखाणण्याजोगा आहे. इथले सगळे स्वयंसेवक काहीही कुठलीही अपेक्षा न करता स्वयंस्फूर्तीने येतात आणि हे सगळे खेळ किंवा हे जे संस्कार आत्मसात करतात यांचा खरंच कौतुक करण्यासारखं आहे. त्या लहान मुलांचे जे खेळ होते ते पण आता आम्ही ट्रेनिंग केलं त्यामुळे आम्हाला माहिती सांघिक खेळ काय असतं किंवा आज्ञा काय असते. आणि हे सांघिक खेळ घेत असताना आम्हाला कंपल्शन आहे, पण ह्या मुलांना कंपल्शन नाही. तर कंपल्शनमध्ये होऊ शकतं, पण स्वयंस्फूर्तीने करणं म्हणजे कौतुक करण्यासारखी गोष्ट आहे. तर मला असं सांगायचं आहे की ही जी शाखा आहे अशीच वाढत जाऊ. यामध्ये जे सदस्य आहेत त्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात हो. मी अजून 7-8 वर्ष आहे इथे. तर या वर्षामध्ये पुन्हा मला बोलण्याची संधी मिळावी. मला इथे बोलल्याबद्दल सर्व या शाखेच्या सदस्यांचं की आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. जय हिंद. जय हिंद. परमपवित्र भगवा ध्वज, प्रमुख अतिथीगण, मान्य भाग संघचालक,
माननीय नगर संघचालक तथा समाज से आए माता बहन भाइयों तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आज का जो शाखा का वार्षिक उत्सव जो है, छत्रपति संयुक्त शाखा का वार्षिक उत्सव निमित्त हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपने 100 साल में प्रवेश करने जा रहा है और इस विजयादशमी को 100 साल आरएसएस को पूर्ण होंगे। संघ क्या है, हम बहुत जगह से हमें जानकारी रहती है, अपने स्वयंसेवक अपने परिचित ऐसे रहते हैं, तो यही जो बालों की शाखा है, यही संघ की प्राथमिक शुरुआत हुई थी। हम सभी को जानकारी है कि अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में और आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में, यानी देश के आज़ादी के पहले यह संघ की स्थापना हुई। यहाँ सामने जो प्रतिमा है उसमें आपके बाईं ओर की जो पहली प्रतिमा है, जो टोपी वाले जो फोटो है, वो है आरएसएस के फाउंडर जिन्होंने संघ की स्थापना की। उनका नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। आज से 100 साल पहले इसी तरह से बालों को साथ में लेकर एक संगठन शाखा शुरू हुई और भविष्य में फिर जाकर आज वो पूर्ण विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। यही शाखा के माध्यम से छोटे बालकों में, तरुणों में व्यक्तित्व विकास होता है। हमने यहाँ पे आज प्रात्यक्षिक में देखा कि स्वयं का विकास से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अपने प्रमुख अतिथि ने भी बताया कि अनुशासन किस तरह से होता है। तो एक शिक्षक कुछ आज्ञा देता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। अब वो शिक्षक जो है वह हो सकता है कि 10 साल का बाल है और फॉलो करने वाले 50 साल के हैं। फॉलो करने वाले हो सकते हैं कि किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है या कोई भी, लेकिन शिक्षक ने आज्ञा दी, मतलब उसका अनुशासन पालन करना। यह आरएसएस की शाखा की विशेषता है। तो संघ की स्थापना जब हुई उस समय, जैसे मैंने कहा, देश आज़ाद नहीं था, तो उस समय बहुत सारे जनों के था कि देश आज़ाद होना चाहिए, उस दृष्टि से भी हुआ। आरएसएस की शाखा में महात्मा गांधी जी भी आके गए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी मिलना हुआ, ऐसे अनेक बड़े व्यक्ति भी आकर गए। संघ की शाखा जैसे जैसे बड़ी हुई तो एक उस जमाने में कहा जाता था कि 4 हिंदू एक दिशा में नहीं जा सकते, अगर 5वां कंधे पे है तो ही 4 हिंदू एक दिशा में जा सकते हैं। और ऐसी एक जनसभा में किसी ने पूछा, तब संघ के फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ यह हिंदू राष्ट्र है। उस जमाने में डॉक्टर जी का देहांत 1940 में हुआ। अपने देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 7 साल पहले। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर जी का जब देहांत हुआ था, उस समय संघ की शाखा पूरे भारत के सभी प्रांतों में शुरुआत हो चुकी थी। जब मैं कहता हूँ पूरे भारत, तो उस समय के भारत में आज का पाकिस्तान भी था, लाहौर भी था, वहाँ पर भी संघ की शाखाएं शुरू हुई थी। और उन्होंने अपने जीवन के संघ 1925 में शुरुआत हुई, 1940 में उनका देहांत हुआ। सिर्फ संघ की 15 साल की आयु में पूरे भारत में संघ की शाखाएं शुरू करना यह आसान काम नहीं था। और उस समय आज के जैसे न तो मोबाइल थे, न आने जाने के साधन थे, उसके बावजूद ये हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हम देखते हैं कोई भी संगठन शुरुआत होती है तो पहले मैनेजमेंट, ट्रस्टी कौन है, व्यक्ति कहाँ है, कौन कौन उसमें रहेंगे, और बहुत बार देखा जाता है कि जो संस्था शुरू करता है उसका देहांत के बाद में, कुछ सालों के बाद में वो संस्था बंद हो जाती है। लेकिन आरएसएस के में ये उल्टा हुआ। संघ के संस्थापक के जाने के बाद और आज हम जब बोलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आज भारत भर में इस तरह की शाखाएं 65,000 से ज़्यादा शाखाएं लगती है। इन शाखाओं के माध्यम से जो सेवा कार्य चलते हैं वो 1.5 लाख से ज़्यादा सेवा कार्य चलते हैं पूरे भारत भर में। ऐसे
संघ के अलावा विविध संगठनाएं संघ के माध्यम से शुरू हुई है। स्वयंसेवक जो भी जब शाखा में सीखता है तो समाज के लिए मैं उसको उपयोग कैसे करूं, इसके निमित्त हर समाज के जितने भी कार्य क्षेत्र है, जैसे स्कूल है तो विद्यार्थी जगत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यह स्वयंसेवकों के द्वारा शुरू की गई एक संगठन है जिसके माध्यम से वहाँ कार्य खड़ा हुआ। धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पक्ष है, किसान क्षेत्र में भारतीय किसान संघ, मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, ऐसे 40 के ऊपर संगठन जो आज की तारीख में पूरे भारत में प्रथम या द्वितीय जो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चल रहे हैं। तो आज संघ बहुत बड़ा हुआ है और अब जब संघ 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, उस समय संघ ने 5 विषय लेकर पूरे समाज में जाने का तय किया है। मैं आप सबके सामने ये 5 विषय के बारे में जानकारी दूंगा और हम सभी से अपेक्षा है कि हमने अपने स्वयं के घर में और खुद के लिए यह नियम आने वाले समय में हम अगर करेंगे तो उसका लाभ अपने समाज को होगा। जो 5 विषय संघ लेके चल रहा है उनको पंच परिवर्तन इस नाम से बताया है। यह जो पंच परिवर्तन है उसमें पहला विषय है कुटुंब प्रबोधन। यह कुटुंब प्रबोधन क्या होता है, तो पहले अपने घर पे परिवार होता था, अब धीरे धीरे वह संयुक्त परिवार एकल परिवार में धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ चीज़ें समाज में जो आई है उसके कारण उसका प्रभाव हर परिवार में पड़ा, अपने घर पे भी परिवार में पड़ा होगा। हम एक बार सोच के देखिए, सप्ताह में हम एक साथ पूरा परिवार का मिलकर भोजन कितनी बार करते हैं। साधारणतः घरों में देखने मिलता है कि जो भोजन करते हैं उस समय मोबाइल साथ में है, टीवी चल रही है और आपस में बात होना कम हो गया है। तो कुटुंब प्रबोधन एक ऐसा संघ ने विषय लिया है जिसके माध्यम से सप्ताह में कम से कम एक बार हम मानते हैं जिनको पूछते हैं उनकी आरती करना और साथ में मिलकर एक कोई